हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है साइंस का क्वेश्चन पेपर जो क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका। तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कहा गया है कौन अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब जिसमें केवल हमारा मैग्नीट्यूड हो, है ना, डायरेक्शन ना हो, जिसमें केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी नंबर, कार्य। देखिए संवेग में क्या होता है, संवेग में दिशा होता है, ठीक है। दिशा के साथ साथ यहाँ पे इसका परिमाण भी होता है। तो हमने क्या बताया कि दिशा और परिमाण अगर दोनों होगा तो हमारा क्या होगा? सदिश राशि हो जाएगा। वो हमारा कैसा राशि होगा? सदिश राशि होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? अदिश। तो अदिश राशि में हम लोगों को ध्यान रखना है कि दिशा नहीं होता है, केवल और केवल परिमाण होता है। तो परिमाण यहाँ पे केवल हमारा कार्य में होता है, बाकी जितने हैं संवेग, त्वरण, बल, सभी में हमारा दिशा भी होता है और परिमाण दोनों होता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर, कार्य। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है कार की चाल कितनी है? 5 सेकेंड। ठीक है, कार की चाल 5 सेकेंड में कितनी हो गई? 54 से 90 हो गई। तो कार का त्वरण निकालना है। अच्छा, त्वरण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है v-u/t। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार की चाल कितना से कितना हो गई? 54 से 90 हो गई। तो 90 हमारा क्या हो जाएगा? v, और 54 हमारा क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 5 जो है ना, ये हमारा टाइम हो जाएगा सेकेंड। तो सब कुछ तो दे दिया है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हमारे पास u जो है ना, ये है 54। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ना, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में हमको लेके जाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जो हमारा v है 90 है, तो 90 को भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे। तो v हमारा कितना हो गया? 25, और u हमारा कितना हो गया? 15, और इसको डिवाइड कर लें किससे? 5 से। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 10/5, और ये डिवाइड होके 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन जब भी आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर यहाँ पे हो गया? हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया। अब आगे हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ से कहता है निम्न में कौन समीकरण वेग, समय, ठीक है, वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करती है। तो यहाँ पे जो पहला है ना, यही हमारा आंसर होगा, v बराबर से u+at। यहाँ पे ये क्या है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और हमारा यहाँ पे टाइम है। तो यानी कि कितना दूर गया है और कितना समय लगा है वो बता रहा है। और यहाँ पर हमारा बता रहा है कि कितना दूर गया है और कितना स्पीड है, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ? आंसर हमारा हो गया ए नंबर का। अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। ये कह रहा है बल की अवधारणा आधारित है, बल की अवधारणा आधारित है खींचने पर, धकेलने पर। देखिए खींचते हैं फिर भी बल लगता है, धकेलते हैं फिर भी बल लगता है, ठोकर मारने पर, ठोकर मारते हैं तो भी बल लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर यहाँ पे होगा इनमें से सभी। आ गया है द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग अंग्रेजी का एम अच्छा से दिखाते हैं और त्वरण को ए से दिखाते हैं। तो इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? ma। और ma का मतलब क्या हो गया, है ना, फोर्स यानी बल। तो फोर्स जो होता है उसको एफ से दिखाते हैं ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है? सी नंबर हो रहा है, बल। ठीक है, संवेग जो होता है, संवेग को पी से दिखाते हैं और इसका होता है मास गुना वेग, ठीक है। जड़त्व जो हमारा है वो बल है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। तो जड़त्व नहीं होगा हमारा, यहाँ पे सही आंसर सी नंबर का ही होगा, बल होगा।
आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि कोई असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल, देखिए असंतुलित बल अगर नहीं लग रहा है, नहीं लगने की बात हो रही है, तो अगर असंतुलित बल नहीं लगता है, तो अगर असंतुलित बल लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, तो ना लगे, अगर असंतुलित बल ना लगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हमारा गति में रहता है, कोई भी वस्तु हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो असंतुलित बल के वजह से, अगर किसी वस्तु का जो स्पीड है वो बढ़ता है, चाल बढ़ता है, घटता है, वो सब असंतुलित बल की वजह से। तो अगर नहीं लग रहा है असंतुलित बल, तो क्या होगा, हमारा अचर होगा। अचर कहने का मतलब बदल नहीं रहा है, फिक्स है, ठीक है। वस्तु की जो गेंद, जो हमारा गेंद है, गेंद की चाल अचर रहेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी कब, जब असंतुलित बल लगेगा। घटेगी कब, जब असंतुलित बल लगेगा, ठीक है। अब अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन जो कि है 7। यहाँ पे क्या कहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। देखिए तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को कौन दर्शाता है जी, तो ये दर्शाता है हमारा बड़ा वाला जी, ठीक है। बड़ा जी जो है उसी से हम दिखाते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को। और जी क्या है ना, ये हमारा गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण है। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच से कुछ भी नहीं है, ये जो ऐसे ही दे दिया है, कुछ और दे दिया रहता, ठीक है। अगर छोटा एच देता तो प्लांक्स कांस्टेंट होता है ना, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ही सही आंसर होने वाला है। चंद्रमा पर कितना है, 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। देखिए भार जो होता है ना, वस्तु का भार, वो अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। तो कहीं भी भार अगर निकालना हो तो भार को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, और ये मास गुना जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो चंद्रमा पर जो यहाँ पे है मून, ठीक है, हम लोग मून का जो होता है, तो मून का कितना होता है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अर्थ का जी कितना होता है। अर्थ का जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि अर्थ का जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अर्थ का जी को हम जी ई दिखा देते हैं। अब देखिए जो हमारा मून का जी होता है, मून का जी जो होता है वो क्या होता है, वो अर्थ के जी का 1/6 भाग होता है। तो 1/6 कर लीजिए, तो इतना अगर आपका भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आता है 1.633, इतना आता है जी। तो हमको भार कहाँ निकालना है, मून पे, तो हम यहाँ पे WM लिख देते हैं और यहाँ पे GM लिख देते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा, मास कितना है वस्तु का, 48, ठीक है। और यहाँ पे जी कितना आ गया है, चंद्रमा का जी है 1.633। अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78.4 न्यूटन। न्यूटन क्या है ना, न्यूटन हमारा भार का SI मात्रक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे बी नंबर हुआ। बी नंबर जो हुआ वो हमारा सही आंसर हुआ। अब अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है हमारे पास जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर हो गया दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों हमारा है, इसको तो याद रखना था। हाँ, ये याद रखने की क्वेश्चन वाली बात है। पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है। अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर रख देते हैं ना, तो उसमें अस्थितिज ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा आती है, अस्थितिज। गतिज ऊर्जा क्या होती है, कोई वस्तु जब गति करती है तो उसमें जो ऊर्जा आती है ना, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा जो हमारा बम है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है। शून्य ऊर्जा ये तो नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय हुई, तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। देखिए कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, तो यहाँ पे जो कार्य किया गया ना, है ना, इतने ऊर्जा व्यय हुई कार्य, तो कार्य को हम यहाँ पे डब्ल्यू से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वर्क जिसको कहते हैं, तो वर्क है तो डब्ल्यू से दिखा सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला MGH। M मतलब क्या, कितना भार है, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, H मतलब कितना ऊंचाई तक उठाए। तो अगर यहाँ से हमको H निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य को भागा करना पड़ेगा
है ना, मास और गुरुत्वीय त्वरण से। तो कितना कार्य हुआ यहाँ ज़रा देखिए, हमारे पास दिया हुआ ना कार्य कितना हुआ, 4900 जूल। ठीक, 4900 जूल कार्य हो गया। और यहाँ पे मास कितना है, मास देखिए 50 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। ठीक, और आगे आपका है जी, जी कितना होता है, तो जी होता है, हम जानते हैं अर्थ की बात है ना, धरती पर 9.8 इतना ही होता है। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो अभी ऊपर में तो 4900 रहेगा, और यहाँ जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 490 हो जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए, जैसे ही काट दीजिएगा आपको 10 मिल जाएगा। तो कितना ऊंचाई तक हम लोग वस्तु को उठा दिए, 10 मीटर तक। कितना तक उठा दिए, 10 मीटर तक। हमारा आंसर हो गया डी नंबर का, 10 मीटर तक वस्तु हमारा उठ गया। हमारे पास दूसरा प्रश्न 12वां नंबर, किसी तरंग का आवर्तकाल कितना है, 0.05 सेकेंड। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, देखिए आवृत्ति को ना एक अक्षर न्यू से दिखाते हैं, ये थोड़ा सा न्यू है, ये अक्षर से आवृत्ति को दिखाते हैं। और आवर्तकाल को ना हम बड़ा टी से दिखाते हैं, तो बड़ा टी से हम आवर्तकाल को दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है आवृत्ति, आवृत्ति जिसको हम न्यू से दिखाते हैं, वो होता है 1/टी। ठीक है, यानी 1/टी, आवर्तकाल को नीचे रखना है। अब फॉर्मूला आप रख लीजिए, 1/टी, आवर्तकाल कितना दिया, 0.05। तो आप इसको भागा दीजिए, तो यहाँ पे चल जाएगा 100, ये वाला डेसिमल हटेगा ना यहाँ से, तो ऊपर में 100 जाएगा ना, तो 100 हो गया। और यहाँ कितना बच गया, 5। अब 5 से 100 को काट लीजिए, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20। तो 20 हर्ज, एच जेड क्या है, एच जेड मतलब हर्ज, ये यूनिट है, किसका यूनिट है, तो आवृत्ति का यूनिट है ना। इसका मात्रक जिसको कहते हैं, मात्रक। तो आवृत्ति का मात्रक कितना हो गया, हर्ज हो गया। तो 20 हर्ज कहाँ पर है, 20 हर्ज हमारा है ए नंबर पे हमारा सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा आता है 13वां, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो ध्वनि का वेग लोहा में सबसे ज़्यादा हुआ, कारण देखिए समझ लीजिए, जो ठोस होता है ना, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा सा द्रव में उससे कम होता है, और गैस में ना सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है किसका, ध्वनि का वेग। तो लोहा में हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पानी में होगा, उसके बाद हमारा आएगा वायु में। और निर्वात में तो ध्वनि जाता ही नहीं जाता है, आपको याद रखना है। निर्वात मतलब क्या, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, और जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ पे ध्वनि जाएगा ही नहीं, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए ना माध्यम की ज़रूरत पड़ता है, बिना माध्यम को वो जा नहीं सकता है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो गंध, गंध जो है ना ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, तो कलम रखिएगा कहीं तो जगह घेरेगा ना, पेंसिल रखिएगा जगह घेरेगा, तो जो जगह घेरता है वो पदार्थ है, जो जगह नहीं घेरता है वो पदार्थ नहीं है। तो गंध क्या है, गंध जगह नहीं घेरता है। और ठंडा पेय, ठंडा पेय कोल्ड ड्रिंक्स को रखने के लिए जगह चाहिए, तो ये भी जगह घेरता है। इसलिए पदार्थ हमारा तीनों है, केवल गंध हमारा पदार्थ नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, किस स्केल में ताप धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, तो इसका सही आंसर हमारा है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना -5 डिग्री सेल्सियस, है ना, हम लोग लिखते हैं ना 10 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस भी लिखते हैं माइनस भी लिखते हैं। लेकिन केल्विन में ना कभी भी हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्लस होता है। के हमारा होता है केल्विन का सूचक। और सबसे कम तापमान जो होता है केल्विन में, वो 0 केल्विन होता है। न्यूटन तो हमारा तापमान का मात्रक ही नहीं है, और पास्कल तो हमारा तापमान का मात्रक नहीं, तो केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ ये चीज़। और अगला हमारा प्रश्न है 16वां नंबर, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो क्या है, तो पदार्थ के बल जो पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण केवल चुंबक में होता है, आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण जो ब्रह्मांड में एक बॉडी दूसरा बॉडी को खींचता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहा करते हैं। अब 17वां नंबर है, वायु में, वायु है, वायु क्या है, तत्व। वायु तो तत्व है नहीं, यौगिक भी नहीं है, मिश्रण ही है। वायु क्या है, हमारा एक मिश्रण है। क्यों, क्योंकि वायु में जानते हैं तरह तरह के गैस मिले हुए हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए हैं, ऑक्सीजन गैस मिले हुए हैं, नाइट्रोजन गैस मिले हुए हैं और धूल कण मिले हुए हैं, धुआं भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हुआ। कौन विसमांगी मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? वैसा मिश्रण जिसमें जो अवयव मिला हुआ है वो एक समान रूप से फैला हुआ नहीं रहता है। तो सोडा जल में जो जो मिला हुआ है ना, वो सब एक समान रूप से फैला होता है। तो ये तो हमारा समांगी मिश्रण हो गया। पीतल हमारा ये क्या है ना, ये भी समांगी मिश्रण है। ठीक है, और सिरका ये भी हमारा समांगी मिश्रण है। तो हमारा लकड़ी ही तो आंसर होगा। लकड़ी में बहुत सारे चीज़ें मिले होते हैं, वो हमारा विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा, गर्मी नहीं उत्पन्न होता है, तापमान में वृद्धि नहीं होता है। जब भी वाष्पन होगा तो हमको ठंडा ही महसूस होगा। निम्न में कौन एक परमाणु है? निम्न में कौन एक परमाणु है? देखिए ये क्या है, ओ मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी होता है तो दो परमाणु होता है, यानी कि O2 होता है। क्लोरीन भी हमारा Cl2 होता है, दो परमाणु होता है। नाइट्रोजन भी हमारा N2 होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बच गया? आर्गन। आर्गन जो है वही हमारा एक परमाणुक होता है। परमाणु अविभाज्य है ना, कथन है किसका है? तो जॉन डाल्टन का ये कथन है। जोसेफ प्राउस्ट का नहीं है, लेवोजियर का नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है, हम लोग जान रहे, जॉन डाल्टन का ही कहना था। और सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक आपको याद रखना है, ये Na होता है। Sd नहीं है, Na किसी का नहीं होता है, So भी किसी का नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है 23वां नंबर, 3 मोल H2O का द्रव्यमान। देखिए एक मोल अगर हम पानी लेते हैं, 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है। आपको याद रखना है। कैसे? आप निकालने के लिए जानते हैं। तो 3 मोल लेना है, तो 3 मोल लेना है तो 3 से गुना कर देना होगा। तो 18 ये कितना हो जाएगा? 54। 54 ग्राम कहाँ पर है? C नंबर पे आपका आंसर होगा। अच्छा, कैसे निकालना? देखिए तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और ये 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 + 16 कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। एक मोल का। ठीक है, तो 3 मोल पूछा है ना, इसलिए 3 से गुना किया गया है। परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखिए पहला कोष क्या है? K, दूसरा कोष क्या है? L, तीसरा कोष क्या है? M, चौथा कोष क्या है? N। इस तरह से हमारे कोष है, ये सब क्या है? परमाणु के कोष है। ठीक, तो अब आपको पहला कोष में याद रखना है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा कोष में 8, तीसरा कोष में 18, ठीक है, चौथा कोष में 32। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको ना पहला दूसरा कोष पूछ लिया गया, तो दूसरा कोष में कितना है? 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 24वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 25वां, किसी तत्व का परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? देखिए बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जो हम संयोजकता निकालते हैं वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं बाहर 8 माइनस बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर? 2। ठीक, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 2 बी नंबर का। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला हम आपको बताएं वैलेंसी निकालने का, संयोजकता निकालने का, वो केवल किसके लिए काम आएगा? नॉन मेटल के लिए काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? नॉन मेटल के लिए। मेटल जो होता है उसका क्या फॉर्मूला है? उसका बाहर कोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी तत्व का बाहर का कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी वही रह जाएगा। और ये क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, धातुएं हुआ करती है। लेकिन अगर 4, 6, 7, 8 है तो आपको इस तरह से निकालना है, माइनस करके निकालना है। चलिए ये भी हमने समझ लिया है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। अब सोडियम यहाँ पे आयन लिया हुआ है, क्या लिया है? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन मतलब क्या होता है? Na प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ना खो दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? खो दिया है। तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 2 8 ना,
दो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। चूँकि ना इसका यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, ठीक। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया ये सोडियम का। लेकिन सोडियम प्लस मतलब सोडियम आयन, सोडियम प्लस मतलब सोडियम आयन, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या किया? खो दिया। तभी आपका क्या बना? आयन बना, ठीक। तो सोडियम आयन का क्या हो गया? 2 8। तो 2 8 कहाँ पर है? 2 8 हमारा है सी नंबर पे। तो हमारा सी नंबर ही तो आंसर सही होगा। आगे देखिए, जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए जीव द्रव्य जो है ना, वो कोशिका में जो भी है वो सब के सब जीव द्रव्य ही है। तो कोशिका द्रव्य ये भी जीव द्रव्य का ही भाग है, केंद्रक द्रव्य ये भी जीव द्रव्य का ही भाग है। तो ए और बी दोनों, यही हमारा सही उत्तर हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा हमारा। ये याद रखने का चीज़ था, ये कुछ वैसा भारी कंसेप्ट वाला नहीं था, केवल याद रखना था। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, देखिए ये भी आपको याद रखने का चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वही कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक उसका दिमाग है, कोशिका का दिमाग है, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अजीवित है? कौन अजीवित? नॉन लिविंग पार्ट। तो नॉन लिविंग पार्ट कोशिका भित्ति होता है। प्लाज्मा झिल्ली जीवित है, कोशिका द्रव्य जीवित है, केंद्रक भी हमारा जीवित है। अजीवित में केवल कोशिका भित्ति है। ये भी आपको याद रखने के क्वेश्चन था। एक जंतु उत्तक है। जंतु मतलब जंतुओं के शरीर में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो एपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है कि नहीं? हाँ पाया जाता है। संयोजी उत्तक पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। पेशीय उत्तक पाया जाता है? जी। तो हमारा क्या हुआ? इनमें से सभी, सब के सब जो हैं वो जंतु उत्तक के उदाहरण हैं, क्योंकि जंतुओं के शरीर में ये सारे के सारे उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखेंगे, ठीक है। क्या आप जान रहे हैं? संयोजी उत्तक का एक उदाहरण लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, अगर आपको याद है तो। यहाँ पे आंसर है प्लाज्मा। क्या आंसर है? प्लाज्मा, ठीक है। सीरम, लसिका, धमनी ये सब नहीं है, ये सब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहते हैं। तंत्रिका उत्तक जो होता है उसमें तंत्रिका कोशिका होती है, और न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहते हैं। तो ये आपको उलझाने के लिए दे दिया है। कोशिका, तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक, आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए और बी जो है ना, यही हमारा आंसर है। ए और बी दोनों हमारा आंसर होगा यहाँ। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? एक छोटा सा कमरा। कोशिका का अर्थ क्या है? एक छोटा सा कमरा। बड़ा कमरा नहीं होगा, एक कमरा नहीं होगा, एक छोटा सा कमरा होगा। तो एक छोटा कमरा, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर। ये कहता है जंतु कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित नहीं रहता है? कौन सा नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। जो नहीं पाया जाता है वो पूछा है जंतुओं में। तो जंतुओं में राइबोसोम दोनों में होता है, जंतुओं में भी पादप में दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लाइसोसोम दोनों में ही होता है। आपका होता क्या नहीं? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है ना, कलर दिया करता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है पौधों में। तो जंतुओं में इसका कोई जगह नहीं होता है, जंतु में नहीं पाया जाता। हमारा है, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा है? हाँ है। पैरामीशियम है? हाँ है। बैक्टीरिया भी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ इनमें से सभी, सब के सब हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका हो। तो यहाँ पे सब के सब एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। रक्त है, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, हाँ ना, यही वाला आंसर होगा। एपिथेलियमी उत्तक नहीं होगा, तंत्रिका उत्तक नहीं होगा, पेशीय उत्तक नहीं है, संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? जोड़ने का काम करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में चीज़ों को ले जाने का काम करता है। तो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मांसपेशी को किससे जोड़ा जा रहा है? हड्डी से जोड़ा जा रहा है। तो मांसपेशी को हड्डियों से जो जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कंडरा। स्नायु क्या है? स्नायु हमारा है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला
को स्नायु कहते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला को स्नायु कहते हैं। और उपास्थि क्या है? उपास्थि जैसे जो कमज़ोर अंग है, जैसे हमारा नाक हो गया, नाक का आगे वाला भाग, कान, कान का बाहरी भाग, कर्णपट जिसको कहते हैं ना, ये सब क्या है? उपास्थि उस पार्ट है हमारा। तो उपास्थि हमने समझ लिया, कंडरा हमारा सही आंसर है यहाँ। और अगला है कि सब्जियों, मसाले तथा फलों में हमें क्या प्राप्त होती है? देखिए, सब्जी मसाले विटामिन तो मिलता ही मिलता है, उसमें तो रहता ही है। खनिज लवण, जी हाँ, होता ही होता है। तो क्या दोनों हमारा आंसर नहीं होगा? दोनों होगा, ए और बी दोनों हमारा आंसर होगा। अब 39वां नंबर क्वेश्चन, वीडियो को अभी आप लाइक कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जाए। अगला है, इन निम्न में कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? हमारा सही उत्तर है कतला। कतला हमारा सही उत्तर है। रोहू और मृगल जो है वो जल के अंदर या फिर धरातल से अपना भोजन लिया करता है। और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, देसी नस्ल की गायें हैं, रेड सिंघी है और साहीवाल भी देसी नस्ल का ही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी नंबर, ए और बी दोनों। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लिया और डिस्कशन भी कर लिया कि कौन सा आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हुई, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, ओके, और शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।